फिर अभी बताइए। गुरुजी लाटानुप्रास और पढ़ा लीजिए, फिर बताएं, चलेगा? हाँ हाँ वही, तब ठीक है, लाटानुप्रास भी कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए। हाँ, केषांचित् एता वैदर्भी प्रमुखो ऋतयो मता। हाँ, कुछ लोगों का इन सब में से क्या होता है, वैदर्भी जो होता है प्रमुख रीति मत है। एतास्तिस्सो वृत्तया वामनादीना मते गौड़ी वैदर्भी गौड़ी पांचालाख्या ऋतयो मता। हाँ, ये जो तीन वृत्ति है ना, उनमें वामनादि के मत में वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति मत कहा माना है। ठीक है। अच्छा, रीति का निरूपण कौन से उल्लास में किया गया है? ज्योति जी बताइए। ज्योति जी। जी सर इसके अनुसार साहित्य दर्पण के अनुसार सर। ये अभी काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो काव्य प्रकाश के अनुसार बताइए। सर काव्य प्रकाश में नहीं किया गया रीति का निरूपण। क्यों नहीं किया गया? ये तो रीति का निरूपण तो करना तो इसमें ऐसे सर किसी उल्लास में नहीं लिखा, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया किसी भी उल्लास में। ये तो आप ये पढ़ा रहे हैं ना सर, शब्दालंकार, तो उसके बीच में एक पार्ट में आया, सब पार्ट में आया, लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया है इस नाम से। साहित्य दर्पण में रखा गया है नवम उल्लास का नाम रीति तत्व। अच्छा अच्छा। हाँ पंकज जी, रीति का वर्णन किसमें किया गया है? पंकज जी। गुरुजी देख के बताते हैं, देख के याद नहीं है, देख कर बताते हैं एक बार। मेरे हिसाब से अष्टम में ही किया गया, गुणालंकार रीतया। ठीक है, उसी के अंदर में ही किया गया। सर ये अभी बोल तो रहे थे पीछे कि माधुरी रीति वगैरह का किया है, तो अष्टम में ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, अष्टम में ही किया है ना। ठीक है, ये तीनों वृत्तियां वामन आदि के मत में क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली नामक रीतियां मानी जाती है। उन वृत्तियों में होने से यह वृत्त्यानुप्रास होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि ये वैदर्भी रीति। अभी नीतू जी आपका प्रश्न आया था ना, नीतू जी आपने पूछा था इसको वृत्त्यानुप्रास क्यों कहते हैं, तो वो क्या होता है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन तीनों वृत्तियों में होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं लाटानुप्रास। शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता शब्दगतो अनुप्रास शब्दार्थयो अभेदे अपि अन्वय मात्र भेदात् लाट जन्म वल्लभत्वाच्च लाटानुप्रासा इति पदानुप्रासा इत्यन्ये पदानां सह स इति लाटानुप्रासा उदाहरणं यस्य स सविदेदयिता दवदहनस्त्रीन् दीदितिस्तस्य यस्य च सविदेदयिता दवदहनस्त्रीनस् दीदितिस्तस्य। अब यहाँ पर देखिए, पूरा दोनों का दोनों पंक्ति क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में अर्थ थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, जिसको पढ़ेंगे ना। अब देखिए, आवृत्त पद में तात्पर्य मात्र से भेद होने के कारण शब्दानुप्रास अर्थात पदानुप्रास, वर्ण साम्य अनुप्रास या वर्ण साम्य नहीं अनुप्रास लाटानुप्रास कहलाता है। अब देखिए, तात्पर्य के भेद होने पर शब्दानुप्रास जो होता है, शब्द से जो अनुप्रास होता है ना, उसको लाटानुप्रास बोलते हैं। शब्दगत अनुप्रास लाटानुप्रास कहलाता है। शब्द और अर्थ दोनों का अभेद होने पर भी अन्वय, उद्देश्य, विधेय भाव या तात्पर्य मात्र के भेद से लाट देश के, लाट बोलते हैं विदग्ध लोगों का प्रिय होने से यह लाटानुप्रास कहलाता है। दूसरे लोग इसको पदानुप्रास बोलते हैं। ठीक है, लाटानुप्रास या पदानुप्रास बोलते हैं। पद मतलब क्या होता है, हम लोग अगर सामान्य भाषा में ले जाए तो पद मतलब शब्द, तो शब्दानुप्रास भी इसको बोला जा सकता है अगर वैसे सामान्य में लिया जाए, क्योंकि व्याकरण में जब हम शब्द में वो लगा देते हैं, आपका सुप और तिंग लगाते हैं, तभी तो वो शब्द पद बनता है, तो वही चीज।
वह लाटानुप्रास वर्णों का नहीं पदों का साम्य, ठीक है, ये वर्णों का नहीं होता, शब्दों को पदों का साम्य होता है वह, अर्थात लाटानुप्रास पदों का होता है, अर्थात उदाहरण जैसे जिसके समीप में प्रियता नहीं है उसके लिए तुहिन दी दीनी, अर्थात चंद्रमा दावा नल के समान संतापजनक है, और जिसके समीप में प्रियतमा विद्यमान है दावा नल भी चंद्रमा के समान शीतल आनंददायक है। देखिए कितना बढ़िया है, दोनों ही उसमें ये कह सकते हैं यस्य च, ये यहाँ पे एक चीज क्या है, यस्य न सविधे दयिता, सविधे दयिता तब दहनस तुहिन दीधिति तस्य, बोलते हैं आपका दावानल, पता है दावानल बोलते हैं किसको, आपका सर अग्नि को, हाँ अग्नि, जंगल की आग को, जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। दावानल कहते हैं। तो वो क्या होता है आपका बहुत ज्यादा लगता है, तो जिसके पास में पत्नी नहीं है ना वो बेचारा दुखी रहता है, और उसका चंद्रमा की जो शीतल किरणें भी ना, तो वो क्या कह रही है आपके दावानल की तरह, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ तो जिसके पास में पत्नी नहीं है वो बेचारा बहुत दुखी रहता है, और क्या होता है कि चंद्रमा की किरणें उसको क्या लगती है दावानल की तरह लगती हैं, और जिसके यस्य च सविधे दयिता तब दहनस्तुहिन दधीति तस्य, और जिसके पास में पत्नी होती है उसका क्या होता है कि जो आपका दावानल भी है, दावानल भी उसको शीतल शीतल लगता है, दावानल का भी कोई असर नहीं पड़ता उस पर। तो ये चीज है, तो मतलब दावानल भी चंद्रमा की किरणों की तरह लगता है। तो यहाँ पर देखोगे वर्ण का नहीं है, यहाँ पर किसका है, पद का है, यस्य यस्य सविधे सविधे दयिता दयिता दब दहन, पूरा का पूरा ही पंक्ति सेम है। तो ये क्या है, पद मतलब शब्द का अनुप्रास हुआ है, ठीक है। इसी का वो चालू है ऑडियो। पदस्यापि अपि शब्देन स इति समुच्चीयते, उदाहरण देखिए, वह लाटानुप्रास बहुत पदों की आवृत्ति होने पर ही हो ऐसा नहीं है, अपि एक पद का भी हो सकता है, अपि शब्द से पूर्व सूत्र में आए हुए स का संग्रह होता है। उदाहरण देखिए, वदनम वर वर्णि वदम वर वर्णिन्यास न्यास न्यास वर्णिन्याः तस्याः सत्यम सुधाकर सुधाकर क्वनु पुनः कलंका विकलो भवेत्, ठीक है। तो कलंक का विकलो भवेत् यहाँ पे बोला उस वर वर्णिनी का, यानी कि वर वर्णिनी का लक्षण दिया हुआ है, इन्होंने इस पेज पर दिया हुआ है, मुख सचमुच चंद्रमा है, ठीक है, अथवा वह चंद्रमा नहीं अपितु चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, क्योंकि सुधार कर चंद्रमा कलंक से रहित कहाँ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर वर्णिनी का मतलब क्या है, आपका उसका लक्षण दिया हुआ है कि उसका जो मुख है ना, मुख चंद्रमा के जैसा है, लेकिन फिर बोलते हैं अच्छा चंद्रमा नहीं, क्यों, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि जो सुधारकर नहीं, यहाँ पे सुधाकर होना चाहिए, सुधाकर, सुधाकर का मतलब क्या होता है, सुधाकर बोलते हैं चंद्रमा का ही नाम, क्योंकि वो भी वहीं से समुद्र मंथन से ही निकला है ना, तो इसीलिए चंद्रमा भी समुद्र मंथन से ही आई है ना, वहीं से आया है ना चंद्रमा। गुरु जी सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल,
तो इसीलिए उसका नाम एक सुधाकर भी है। तो चंद्रमा में कलंक है, तो उस वरवर्णिनी में कलंक नहीं है, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ देखिए, वदनम वर्णी न्यासस न्याह तस्याह नहीं न्याह तस्या सुधाकर सत्यम सुधाकर सुधाकरा, एक पद का दो बार क्वनु पुनः सकलंक विकलोप। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पदों की आवृत्ति हो, एक पद की भी आवृत्ति होगी तब भी हमारा कौन सा अनुप्रास होगा, लाटानुप्रास या पदानुप्रास। ठीक है, अब वृत्तौ अन्यत्र तत्र वा नामना स वृत्त्य अवृत्त्य वृत्ति अवृत्तयोश्च एकस्मिन् समासे भिन्ने वा समासे समासा समासयोर वा नामना प्रतिपादित कस्य न तु पदस्य सारूप्यम उदाहरणम चित्कर कर रुचिर विभाकर विभाकराकार धरणीधर कीर्ति पौरुष कमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य। यहां बोल रहे हैं, देखिए एक समास में अथवा भिन्न भिन्न समासों में अथवा समास और असमास में नाम अर्थात प्रातिपदिक की सुबंत पद की ही नहीं आवृत्ति होने पर भी लाटानुप्रास होती है। जैसे इस उदाहरण सप्तम उल्लास में संख्या 315 पर दिया जा चुका है, वही देखिए उस अनुप्रास के बारे में 315 पेज के ऊपर में दे रखा है। अच्छा, मुख एव चंद्रमा मुख चंद्र एव मुख एव, इसे ऐसे एक प्रश्न था तो नीचे विकल्प में उपमेय उपमान दिया था। तो क्या प्यारेलाल जी पूरा ऐसे ऑडियो में बोलिए क्या प्रश्न था। ऐसे करके था गुरुजी, मतलब चंद्र एव मुखम एव, मतलब आगे थोड़ा शब्द बढ़ता उसमें मतलब बताना था इसमें मतलब क्या है। तो नीचे ऑप्शन में 4 दिए होते, उपमान उपमेय और 2 और था, पता नहीं क्या भूल गया मैं, दिमाग से उतर गया। तो उसमें मैं तो उपमान ही लगा के, आपकी आवाज सही नहीं है, मैं उसमें तो लिख रहा था जी। हाँ तो ये वो तो रहता है, अभी आगे आएगा ना उपमान उपमेय, उसमें आएगा उपमा में, तो उसमें फिर इसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, चंद्रमा चंद्र एवं मुखा पूरा चारों ऑप्शन बताइए तो फिर बताएंगे फिर उसमें क्या उपमान था क्या उपमेय था, ये पूछा था क्या। हरिओम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चिंता नास्ती चिंता नास्ती। तो ये इसमें क्या बोले, देखिए जो वृत्तीय अनुप्रास होता है मतलब यार मान लीजिए इसमें क्या बोलते से लाटानुप्रास जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आपका ये केवल समास में, एक समास में भी हो सकता है, भिन्न भिन्न समासों में भी हो सकता है, और समास और असमास में भी हो सकता है। इसका उदाहरण जो है इन्होंने सप्तम उल्लास में 315 नंबर पेज पे दे रखा है। इसका अर्थ सिद्धकर कर रुचिर विभाकर विभाकराकार धरणीधर कीर्ति ही पौरुष कमला कमला सापि तवे वास्ति नान्यस्य। तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आज पंकज जी हाँ जी सर बताइए। मैं काम करूंगा, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, इसीलिए आज मैंने 7:30 बजे शुरू किया था। तो आप एक काम करिएगा, जैसे इसका मैं अनुप्रास अलंकार का पूरा करवा देता हूँ ये अर्थ करके, उसके बाद में आप आगे थोड़ा और समय तक ले लीजिए। यमक अलंकार है इसके बाद में, यमक को समझा दीजिएगा जी। हाँ तो उसके बाद में हो जाएगा। कादम्बरी भी, आपको तो कादम्बरी कथा सुननी है। अच्छा हाँ, कादम्बरी कथा मुकम लगा हुआ है, वो तो जी लगा हुआ है गुरु जी। मुझे लगा हुआ है। सालू जी
अगर मैं चले जाऊंगा आप लोग सुन लोगे तो फिर कैसे होगा? गुरुजी कोई नहीं, अब कल का रख लीजिए, कादम्बरी कथा का टाइम दे दीजिएगा 15 मिनट, उसी में कर लेंगे कल। हाँ। आज तो खत्म ही कर दीजिए, कोई नहीं। इन्होंने 15 तो 315 पेज नंबर तो दिया, पर 315 में उदाहरण नहीं दिया इन्होंने। चलिए कोई नहीं, जाने दीजिए, उसका मैं अर्थ वैसे ही समझा देता हूँ। मैं सोच रहा था अर्थ दिया हूँ। गुरुजी कादम्बरी कथा मुख ये DSSP TGT में लगा हुआ है? टीजीटी में, वैसे तो टीजीटी में नहीं लगा है। हाँ जी। हाँ, तो ये आपका सुकनासोपदेश लगा हुआ है, ठीक है? हाँ जी। सुकनासोपदेश लगा है। सुकनासोपदेश का बारे में है, तो वो तो करना जरूरी है। ठीक, हम लोग कहाँ थे? ये नहीं, ये तो हो चुका था, देश भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये यहाँ है। सितकर चितकर कर रुचिर विभा विभाकर कार धरणीधरा कीर्ति। टीजीटी का कोई सिलेबस नहीं है मैम, ये कौन लिख रहा है? चालू जी आपने लिखा है टीजीटी का? अच्छा, कोई ये देखिए, टीजीटी का कोई सिलेबस नहीं है, परंतु टीजीटी के अंदर में एक चीज तो मैं मान सकता हूँ कि कादम्बरी कथा मुखम से मुश्किल है, और जितना कर लो उतना कम है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पौरुष कमला कमला सापी तवे वास्ति ना अन्यस्य, ठीक है। पौरुष कमला कमला सापी तवे वास्ति। पंकज जी एक मिनट रुकिए, तो मैं ऐसे, जी सर। हाँ आप यहाँ से ले लीजिए, मेरे को फोन आ रहा है 2-3। गुरुजी फिर PDF की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये दिख नहीं पाएगा ना, आप ही लीजिएगा, कल करा लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसी में बता देंगे, जो 2-3 पॉइंट्स किसी के डाउट होंगे वही हम बता दे रहे हैं। अच्छा हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए। देखिए, जो सबसे पहले आपका आया 6 का अनुप्रास। तो 6 का अनुप्रास में क्या है कि 6 का अनुप्रास में की जो आवृत्ति हो रही है वो केवल एक बार, मतलब कि दोनों को मिलाकर के 2 बार, नहीं एक बार ही, जैसे का आया तो का एक बार फिर आएगा, इस तरह से मानिए। तो वहां पर 6 का अनुप्रास, जैसे आप देख लीजिए, हिंदी की एक पंक्ति बोलते हैं हम कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर आ और आ पहले आया था अवनी में, फिर आ गया अंबर में, तो यहाँ पर इसे हम 6 का अनुप्रास के अंतर्गत मानेंगे। पंकज जी अब आ जाइए, एक मिनट, मैं जाऊं फिर? हाँ जाइए गुरु जी। ठीक है, नमो नमः। आप लोग कर लीजिए, पंकज जी से जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा, और साथ में वंदना जी भी हैं, जो भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे थोड़ा अर्जेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नमो नमः। करिए पंकज जी। जी जी जी। तो देखिए 6 का अनुप्रास में यही है कि हम इस तरह से हिंदी में समझ सकते हैं कि जैसे ले लीजिए कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो एक बार आया तो फिर आ गया, अवनी में आया और अंबर तल में आ गया। तो आ जब एक बार आया हुआ वर्ण दोबारा आ जाए तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। सकृत माने एक बार। फिर इसके बाद आ जाइए वृत्तानुप्रास में। वृत्तानुप्रास में क्या है कि एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण कई बार आ जाए, बस यहाँ पर ये ध्यान रखिए, वहां एक बार, यहाँ कई बार। कई बार से ले लीजिए, जैसे एक हिंदी की पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ त ही अक्षर कई बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप में क्या है, कोई पद जो है वो
एक बार या कई बार आना चाहिए, पद आना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि यस्य च सविदे दयिता, ये वाले बताए, तो ये पद का पद मतलब पूरा का पूरा शब्द आए तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। यही है समझी। वंदना जी, पर पद वंदना तो जी, फिर यमक में नहीं चला जाएगा अगर पद का बार बार प्रयोग होगा तो? किसमें चला जाएगा? यमक अलंकार में। नहीं मैडम, ऐसा है ना कि वहां पर के जैसे ये आपको देखने से लगेगा यस्य च सविदे दयिता कि आपका यमक का उदाहरण है, ठीक है, लेकिन वहां पर यमक का अलग ही है। नव पलास पलास गतम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनोहर। वहां पर फिक्स है कि वहां जोड़े में आएगा, यमक का मतलब ही होता है आएगा, वहां पर फिक्स है। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि एक बार आएगा कि दो बार आएगा कि तीन बार आएगा पद, इसलिए वो यमक में नहीं जाएगा। और यमक के जो लक्षण है वो अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम, ये सब करके इस तरह से लक्षण है, तो वहां वो यमक में नहीं जाएगा। पद की बात जहां है, लाटानुप्रास को आप लाटानुप्रास समझिए, यमक मत समझिए। पूरी की पूरी पंक्ति दी है ना यस्य च सविदे दयिता, तो यहाँ हर चीज का मतलब, तो दयिता का मतलब कोई अलग अलग तो लगा नहीं रहा कि दयिता के दो अर्थ लगा रहा है। जब दयिता के दो अर्थ लगाता तो यमक हो जाता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंदना जी, वंदना जी हैं तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करिए। धन्यवाद सर। किसी के पास करंट अफेयर्स के नोट्स हैं क्या? पंकज पीजीटी सर उसमें नहीं आएगा डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर में? हाँ, डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर में आएगा करंट अफेयर्स का। मैडम ऐसा है ना, करंट अफेयर्स को आपको खुद करना पड़ेगा, नोट्स से काम नहीं चलेगा कि नोट्स के अकॉर्डिंग डीएसएसबी में पूछ नहीं रहा। हमने 2 पेपर दिए खुद और मैंने कई पेपरों का अध्ययन भी किया है, तो वहां नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एथलेटिक्स उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, तो वो कहाँ से घुस के पूछेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप खुद तैयारी करें, ज्यादा अच्छा है, नोट्स के भरोसे न रहे। ये मेरी पर्सनल राय है। तो सर उसके लिए मतलब बुक ले लें क्या, प्रतियोगिता आप उसके लिए घटना चक्र एक बुक आती है करंट की, हाँ जी, वो ले हाँ लीजिए, जी। उससे काफी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि उसका लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो घटना चक्र में मतलब सर आपको आइडिया, जैसे अब नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है तो घटना चक्र का अतिरिक्तांक आता है मैडम, ठीक है, उस अतिरिक्तांक को ले लीजिए, वार्षिक आता है वो, तो पूरे सब उससे रहेंगे ही रहेंगे, ये मान लो। गुरुजी जैसे 6 महीने का पूछते हैं ना करंट? हाँ, 6 महीने का। देखिए वहां से आइडिया लगा लीजिए कि पीजीटी में अप्रैल में ही पूछा था, हाँ क्योंकि जी। अब आपका पेपर सितंबर में जा रहा है, तो मई हाँ जून जी। जुलाई अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस अब ज्यादा मत देखिएगा, मई अच्छा, जून जुलाई इन्हीं में 3 से महीने देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और सर इंग्लिश का कुछ बताएंगे? इंग्लिश तो मेरी मैडम खुद ही वीक है, ठीक है, वो कैब का कोई भरोसा नहीं है। आप पेपर देख लीजिए, शायद 2-4 क्वेश्चन उससे आ जाए तो आ जाए। प्रीवियस से? हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो हर चीज के देख लीजिए, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, सारे एक लिंक है ना जिसमें सारे ईयर के पेपर हैं हर सब्जेक्ट के, वो देख सर आप लीजिए। उसका शेयर कर फर्स्ट पेपर दोगे, वो शेयर कर देना वो। जी ग्रुप में शेयर कर किया। जाता शिखंडी, वो अच्छा वो वाला जो जी बाणी बाणा बभू वाला है। हाँ जी, गोवर्धनाचार्य का है जो हाँ बाणी बबू वाला। जी, उसमें ऐसा था ना कि जैसे शिखंडी ने दोबारा वो किया था ना, ठीक है, कि शिखंडी जो है वो दोबारा शिखंडी बन के आया था ना, शिखंडनी। तो वही बात वहां पर महाभारत में जो शिखंडी बन के आया था वही वहां कही गई कि बाणी बाणो बभू, मतलब ऐसा है जैसे सरस्वती की जो वाणी है ना, वो बाण के वाणी में समाहित हो गई है, वही दोबारा बन करके आ गई है, ऐसा भाव है उस श्लोक का, ऐसे समझो आप। ये गोवर्धन आचार्य ने कहा था ना? हाँ, गोवर्धनाचार्य ने कहा था कि जैसे शिखंडनी जो है वो शिखंडी बन करके आ गया, और जो उसका क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य या भीष्म को, हाँ भीष्म का वध उनके कारण हुआ, ऐसे ही जो बाण की वाणी है उसमें सरस्वती जो है वो विराजमान होकर के इसे सब कुछ कहलवाने के लिए
मतलब सरस्वती ही उनकी वाणी में आ गई है, ऐसा इसका भाव है। इसलिए कहते हैं वाणी बाणो बभू। अच्छा ठीक। सर जी। सर जी और आपने एक और हाँ है जी शब्दार्थ है यो समो गुम्फ पांचाली रीति उच्यते शिला हाँ, भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु स च सा यदि। हाँ फिर से बोलिए। शब्दार्थ ये पूरी तो पंक्ति पढ़ी है, शब्दार्थ गुम्फ वाली लाइन बोलिए। शिला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च सा यदि। हाँ, तो शिला भट्टारिका, शिला भट्टारिका आदि में जो बात कही गई है, तो मतलब जो एक तरह से खड़े खड़े वर्ड समझ लो आप, बिल्कुल कठोर वर्ड भी ले सकते हैं आप। उस तरह के समासिक वर्ड जो है, समासिक शब्द से जो गुम्फी हुई वाणी होती है, उसे हम पांचाली रीति कहते हैं। आपने देखा होगा जब शूद्रक का वर्णन मिलता है तो आप पढ़ते चले जाइए, वहां पूर्ण विराम की जगह ही नहीं मिलती है, कई कई लाइनों बाद पूर्ण विराम आता, तो वहां पर पांचाली रीति होती है। यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जाता है कि बाण ने किस रीति का आश्रय लिया है, तो इन्होंने पांचाली रीति का आश्रय लिया है। कठिन कठिन है ये। और बोलिए। बस ठीक है, ठीक जी है सर। तो आप आज की क्लास यही लीव करिए फिर। ठीक है, जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर धन्यवाद।